यस सर, मैम बिल्कुल ठीक हैं। अभी उन्होंने पूरा कर देखा है। आप फ़िक्र ना करें, हम उनका ख़्याल रख रहे हैं। शिफ़ा ने कहा। उससे कुछ खाया? शाहरुख ने फ़िक्रमंदी से पूछा। यस सर, उन्होंने भी लंच किया है और कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करना चाहती हैं। शिफ़ा ने बताया। हाँ ठीक है, तुम लोग उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। शाहरुख ने मुतमईन होकर फ़ोन रखा। आजकल रूह रात को भी सुकून से नहीं सोती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शारम भी यही चाहता था कि रूह आराम करे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था और ना ही किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेने देता। वो जानता था कि रूह आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन इस हकीकत को कबूल कर लेगी कि शारम क्या है। शारम चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकता था। वो जानता था कि वो रूह को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो खुद भी मजबूर था। वो कमरे में आई और छुपा हुआ फ़ोन निकाला और फ़ोन में मौजूद एक ही सेव नंबर पर कॉल करने लगी, जो अगले ही सेकंड उठा ली गई। हेलो रूह, तुम ठीक हो ना? सारिम ने कहा। रूह उसके जवाब में कुछ भी ना बोल पाई। रूह, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना? शारम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? सारिम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। रूह बस इतना ही बोली। काश तुम मेरा यकीन कर लेती रूह। मैंने तुम्हें बताया था वो शख्स कैसा है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, एक आम सी लड़की के लिए उसके शोहर की हकीकत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ रूह। मैं समझता हूँ इस वक्त तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि यारम ने तुम्हें कहाँ रखा है। मैं तुम्हारे फ्लैट में भी गया था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। आखिर यारम तुम्हें कहाँ लेके गया है? मैं नहीं जानती कि ये जगह कहाँ है। बस ये बहुत बड़ा घर है। रूह ने जवाब दिया। मासूमा शारिफ के साथ तुम्हारे घर जाने वाली थी, तुम्हें फ़ोन देने के लिए। हाँ, शायद अब मासूमा मेरी मदद कर सके। वो तुम्हारे घर गई थी ना, उसने अब तक मेरी बहुत मदद की है। अगर मासूमा मेरी हेल्प ना करती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन जब से मासूमा तुम्हारे घर से गई है, उसके बाद से मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। उससे बस मुझे मैसेज करके बताया था कि वो फ़ोन तुम तक पहुंचा चुकी है। सारिम ने बताया। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, ये लोग नहीं हैवान हैं। यारम ने यारम ने मेरे सामने उस आदमी की जान ली। वो कहते हुए फूट-फूट कर रो दी। रो प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकालूँगा और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पाकिस्तान वापस भिजवा दूँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? रू ने पूछा। देखो रू, यहाँ यारम के खिलाफ गवाही कोई नहीं देगा, लेकिन तुमने उसे कत्ल करते देखा है। मैं तुम्हें गवाह के तौर पर अदालत में पेश करना चाहता हूँ। सारिम ने उसे समझाते हुए कहा। मैं कैसे? रू परेशानी से बोली। रू, तुमने देखा है ना, उससे किस तरह से किसी की जान ले ली। मैं जानता हूँ, वो शख्स कोई मासूम इंसान ना था, बल्कि वो भी इसी दुनिया का एक हैवान है। लेकिन हमारा मुआशरा एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। देखो रू, यारों को जब मैंने पिछली बार गिरफ्तार किया था, तब उसकी एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी, जिसमें उससे कुछ लोगों का कत्ल किया था। लेकिन बहुत ही होशियारी से वो वीडियो मुझसे ले गया। वीडियो आज भी उसके पास मौजूद है। वो कभी ऐसी चीज़ ज़ाया नहीं करता। तुम उसके घर में रहती हो, इसलिए तुम्हें बस वो वीडियो ढूँढना है। उस वीडियो के अलावा एक फ़ाइल है जिसमें यारिम अपने सारे काले कारनामे सेव रखता है। वो जानता है कि वो फ़ाइल से फँस सकता है, लेकिन उसकी वजह ये है कि फ़ाइल की वजह से वो दुबई का डॉन है। उसकी वजह से लोग उससे डरते हैं। उस वीडियो में जिस तरह से उससे ब्लेड से उन लोगों का कत्ल किया था, लोग उस चीज़ से डरते हैं। वो वीडियो यारम के सब दुश्मनों के पास मौजूद है, लेकिन हमें कोई नहीं देगा और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि यारम के खिलाफ उठे। वो तुम्हें ढूँढ कर लानी होगी रूह। हम राब्ते में रहेंगे, तुम ये फ़ोन छुपा देना। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा रूह, लेकिन यारिम जैसे दरिंदे को सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान भिजवा दूँगा। सारिम उसके रोने की आवाज़ सुनकर खामोश नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर नर्म पड़ गया, तो डेविल को कभी सज़ा नहीं दिलवा पाएगा। यारिम को कुछ होगा तो नहीं ना? वो बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज कह पाई थी। मेरा यकीन करो रूह, मैं जितनी कम हो सके उतनी सज़ा दिलवाऊंगा यारम को। यकीन करो, सज़ा काटने के बाद जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा, तो इंसान बन के आएगा, हैवान बन के नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं यारम को फांसी नहीं होने दूंगा। बस इतना कहकर सामने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि
फांसी का नाम सुनकर रूह के रोंगटे खड़े हो चुके थे। खून बंद होने के बाद भी रूह काफ़ी देर ऐसे ही रोती रही। क्या वो यारम के साथ इस तरह से कर सकती थी? वो कैसे अपने ही यारम को इस तरह पुलिस के हवाले कर सकती थी? वो कैसे सारिम की बात मानकर वो सबूत ढूंढती? लेकिन ये ज़रूरी भी था। वो सारी ज़िंदगी यारम को एक कातिल के रूप में नहीं देख सकती थी। उसको एक अच्छा इंसान चाहिए था, एक आम इंसान चाहिए था। उसे किसी भी तरह से यारम को एक आम ज़िंदगी देनी थी। सारिम ने उससे वादा किया था कि वो उसे फांसी नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगा। इंशाअल्लाह शाहरम उसके साथ आम ज़िंदगी गुजारेगा और शाहरम को एक आम ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो सारिम की बातों को सोचते हुए सबूत को ढूंढने के लिए बाहर निकल आई कि नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि यारम के अलावा सबूत उसे इसी कमरे में मिलेंगे। वो उस कमरे के करीब आई और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लॉक था। अगर नौकर उसे उस कमरे के करीब देख लेते तो ये खबर भी यारम तक पहुंचा देते। इस वक्त वो दोनों बाहर धूप में बैठी थीं। उसे किसी भी तरह यारम से वो चाबी लेनी थी और उसके लिए उसे यारम के साथ नॉर्मल होना ज़रूरी था। उन लोगों की नज़रों से छुपकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। चाबी यारम के पास थी और उसे किसी भी तरीके से वो चाबी यारम से निकलवानी थी। सारिम ठीक कहता था। उसके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं था। वो शारम से आसानी से वो चाबी ले सकती है। लेकिन सारिम ने उसे मना किया था कि वो शारम को बिल्कुल भी शक ना होने दे। वो ये सोच रही थी कि वो अब शारम को शक हुए बगैर किससे अपना काम करे, जबकि यारम तो उसकी सोच तक पढ़ सकता था। आज इतने दिनों बाद वो शारम के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सवाल अब उनके फ्यूचर का था। वो एक कातिल के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसे किसी भी तरह शारम को सीधे रास्ते लाना था। शारम घर आया तो उसे बाहर बैठा देख वो मुस्कुराया। मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। इस तरह से बाहर उसे इंतज़ार में बैठा देखकर उसे खुशी हुई थी। ना जाने वो इसका इंतज़ार कर रही थी या नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद उसे इस तरह से देखा था। मेरा प्यारा बेबी, वो उसका माथा चूमकर बोला, जिस पर वो ज़रा सी मुस्कुराई। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर यारम को कुछ अजीब लगा। शारम को यकीन था कि वो रूह को अपनी हकीकत के साथ अपने आप को कबूल करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो उसके करीब बैठते हुए मज़ीद पूछने लगा। बहुत बेहतर, वो बहुत थोड़ी सी आवाज़ में बोली थी, लेकिन यारिम के लिए ये भी बहुत था। गुड, तबीयत ठीक है तो चलो कहीं बाहर से होके आते हैं। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ बोर हो रही हो। चलो डिनर कहीं बाहर करेंगे और फिर एक पुरसुकून लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उसने उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगाया और साथ ही उठकर खड़ा हो गया। यार अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल में हमें अब नहीं निकलना चाहिए। और वैसे भी अभी मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। रूह ने अपनी तरफ से बहुत एहतियात से कहा था, कहीं उसे शक ना हो जाए। इसीलिए शायद शारम ने और जोर ना दिया। चलो ठीक है, जैसे मेरी जान की मर्जी। वो मुस्कुराते हुए उठा। आज उसे वापस नॉर्मल देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे से ही रूह अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो कितना खुश है। आज तो मैं इस तरह देखकर वैसे भी फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी फ्रेश होके आता हूँ जब तक तुम मैरी से कहो कि वो खाना लगाए। वो उसे हिदायत देता बेडरूम की तरफ चल दिया, जब रूह का सारा ध्यान उसके हाथ पर था, जिसमें उसने एक कीचेन पकड़ रखा था और उस कीचेन में वो इकलौती चाबी थी जिसे यारम हमेशा अपने पास रखता था। खाना आरामदेह माहौल में खाया गया। शारम उसे किसी ना किसी बात में लगाकर बातें करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो उसकी हर बात का नॉर्मली जवाब देने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो उसके सामने मुस्कुराने में नाकामयाब रही थी। जिस अंदाज से इंसान उदास हो तो लोगों पर चाहकर भी मुस्कुराहट नहीं आती, रूह का भी यही हाल था। बेडरूम में आने के बाद भी शारम काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। रूह, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें पता है, तुम्हारा यारम तुम्हारे बगैर मर जाता। तुमने अपने यारम को बचा लिया। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी तुम्हारे सामने ये सब कुछ नहीं लाऊंगा। जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुम सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसका सर अपने सीने पे रखे वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि रूह का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, साइड दराज पर रखी उसकी कीचेन पर था। वो यारम के सोने का इंतज़ार कर रही थी। उसके सोने का इंतज़ार करते-करते ना जाने कब उसकी अपनी आँख लग गई। ना जाने रात का कौन-सा पहर था,
जब उसकी आँख खुली, उसने साइड पे देखा जहाँ यारम था ही नहीं। उसे यकीन था, यारम उसी कमरे में है। उसके पास यही मौका था सब कुछ देखने का। वो जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर आई। उसके अंदाजे के मुताबिक यारम उसी कमरे में था। उसने कमरे के दरवाजे से छुप कर देखना चाहा। कमरे में उसके अलावा कोई और आदमी भी था, मगर ना जाने कौन, उसने उस आदमी को पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। शायद यारम का कोई साथी, उसके गुनाहों में मुलविस कोई इंसान। जबकि यारम अपने हाथ में प्लेट पकड़े अपना सर दबा रहा था। तो तुम बाहर आ चुके हो ना शान। अब तुम्हें विक्रम दादा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरा मुजरिम है और मेरे पास है। यारम ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा। देखो डेविल, मत भूलो विक्रम दादा के बहुत एहसान है तुम पर। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, मेरी बीवी है वो। मेरी मोहब्बत है। और उस आदमी ने मेरी बीवी पर गलत नज़र डाली है। वो सारी ज़िंदगी वहीं रहेगा जहाँ यारम काज़मी उसे रखेगा। तुम्हारे खिलाफ जो सबूत मैंने ढूंढा था वो तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। अगर जीना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से और जाकर विक्रम दादा की कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर उसको ढूंढने निकलोगे तो अपनी पहचान भी खो बैठोगे। मत भूलो, अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारी औकात फिर एक कुत्ते से ज़्यादा ना होगी। मैं तुम्हें एक सल्तनत दे रहा हूँ, बादशाही दे रहा हूँ, गुलामी छोड़ो और हुकूमत करो। लेकिन यारम काज़मी से गद्दारी करने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। उससे एक हाथ में पकड़े प्लेट की तरफ इशारा किया। मैं वो कुर्सी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे वफादार रहो। इस कमरे में सिवाय किताबों के और कुछ ना था। जगह जगह फाइल्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लाइब्रेरी है। वो यही सोच रही थी कि यहाँ उसे कौन सा सबूत मिलेगा। यहाँ तो किताबों के अलावा कुछ भी ना था। मगर ना जाने ये आदमी कौन था। अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि उसे किडनैप करने वाला भी विक्रम दादा था। वो लोग अभी बैठे वहीं बातें कर रहे थे, जबकि रूह को उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से दबे पाँव जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। थोड़ी देर बाद शारिम वापस कमरे में आया और उसे करीब आकर लेट गया। वो बिना आवाज़ किए सोती बनी रही। कल का दिन बर्बाद हो चुका था। वो शारम से चाबी हासिल न कर पाई थी। अब सुबह भी शारम नाश्ता करके जाने लगा था। वो उसे इस तरह से जाने नहीं दे सकती थी। उसे किसी भी तरह से वो चाबी हासिल करनी थी जो इस वक्त शारम की जैकेट की जेब में थी। शारम, उससे बहुत हिम्मत करके उसे पुकारा। वो दरवाजे पर रुककर ज़रा सा मुस्कुराया और उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। वो आहिस्ता से चलती उसके करीब आई। शारम जानता था कि रूह ने उसे क्यों पुकारा है। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने झुका था। रूह के लिए ये लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे सारिम के कहे पर अमल करना ज़रूरी था। वो उसके करीब आई और उसके माथे पर अपने लब रखे और उसे बिल्कुल भी पता चलने दिए बगैर उसकी जैकेट से वो चाबी खींच ली। जब अगले ही लम्हे शारम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। थैंक यू सो मच रू, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसका माथा चूमता बाहर निकल गया, जबकि रूह ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों और दुपट्टे के बीच उसकी चेन वाली चाकू और चाबी को छुपाया था। शायरा मुस्कुराता हुआ बाहर आया। वो आज बहुत खुश था। रू मेरी जान, तुम सारिम की बातों में आकर भी मेरे साथ इस तरह से कर रही हो, लेकिन तुम मेरे पास हो और मेरे लिए यही बहुत है। और कोई टोटके का पुलिस वाला और वो जासूस मासूमा तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकते, कभी नहीं। तुम भी कितनी भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो। लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें किसी की बातों में नहीं आने दूंगा। शायरा ने सोचते हुए अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला जहाँ उसकी कीचेन गायब थी। हाय मेरी मासूम सी चोरनी। वो दिलकशी से मुस्कुराया। शारम सीधा ऑफिस आया था जहाँ पर हेजर उसका इंतजार कर रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर हेजर को हैरानी हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यारम बहुत परेशान रहने लगा था। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। हेजर ने पूछा। क्यों भाई, मेरे खुश रहने पर पाबंदी है? शारम ने उल्टा सवाल किया। नहीं, कोई पाबंदी तो नहीं है, मगर पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी परेशान थे, इसलिए पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि वो इंस्पेक्टर मेरी रूह को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया। वो तो रूह को मेरे पास ला रहा है। शारम मुस्कुराते हुए बोला। मतलब तुम्हें उसके प्लान के बारे में पता चल गया? क्या प्लान किया उसने? हेजर ने पूछा। उसका प्लान है कि वो रूह को मेरे करीब करके मेरे खिलाफ सारे सबूत रूह के जरिए हासिल करेगा। शारम ने मुस्कुराते हुए बताया। आज काफ़ी दिनों बाद उसके डिम्पल्स आबोताब से चमक रहे थे। मतलब कि रूह उसका साथ दे रही है? हेजर को बुरा लगा। नहीं सर, मेरी रूह बहुत मासूम है। वो सब कुछ मेरे लिए कर रही है, वो मुझे बचाना चाहती है। शारम के लहजे में उसके लिए बहुत मोहब्बत थी। लेकिन डेविल, तुमने वो फ़ोन उस तक पहुंचने ही क्यों दिया? अगर तुम मासूमा को अपने घर नहीं जाने देते तो वो फ़ोन रूह तक पहुंचता
और ना ही वो सारिम से रब्ता कर पाती। तुम नहीं समझोगे हिजर, मैं जानना चाहता था कि वो आदमी मेरी रूह को किस हद तक मेरे खिलाफ कर सकता है। तुम्हें पता है रूह ने क्या किया? उस बेवकूफ़ ने वो फ़ोन मुझसे छुपाने की जगह मेरी ही अलमारी में मेरे ही कपड़ों के नीचे रख दिया। उस बेचारी को तो ठीक से चीज़ें छुपाना भी नहीं आती। तुमने पूछा नहीं कि फ़ोन कहाँ से आया? ईसन ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं यार, बेचारी कंफ्यूज हो जाती। वैसे भी झूठ बोलते हुए इतनी काँप रही होती है कि साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। मगर फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि रूह झूठ बोल रही है। शारम की बात पर ईसर कहका लगाकर हंसा। आज सुबह उसने बड़ी होशियारी से मेरी जैकेट से की चेन निकाल ली ताकि वो उस रूम में जाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करे। शारम ने मुस्कुराते हुए बताया। वो तुम्हारे खिलाफ सबूत निकाल सकती है वहां से। तुम इतने बेफिक्रे कैसे हो? ईसर ने परेशानी से पूछा। परेशान क्यों हो रहे हो? वो कितनी स्मार्ट है मैं बता तो चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि वहां से कुछ निकाल पाएगी? फर्ज करो सब कुछ उसकी नज़रों के सामने भी होगा, तब भी वो उसे कुछ नहीं ले पाएगी। शारम ने बेफिक्री से बताया। तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो, जबकि सच तो ये है कि उसका मासूम दिमाग ये चालाकियां सोच ही नहीं सकता। ना तो उसने ऐसी जिंदगी जी है और ना ही वो ऐसी जिंदगी के बारे में सोच सकती है। जान जाएगी, मेरे साथ रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जान जाएगी। जानते हो ये सर, मैंने उससे कहा कि हम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानना चाहती है। अगर उसने सब कुछ जानना है तो मैं उसे सब कुछ ज़रूर बताऊंगा। मेरा भी यही ख्याल है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका शौहर क्या चीज़ है, और उसके बाद भी उसे मेरे साथ ही रहना होगा। ये जो उसे लगता है ना कि मुझे अंदर करवा के वो वापस पाकिस्तान चली जाएगी, उसकी ये गलत फहमी मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ और करूँगा। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में अब उसे पता चल जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले उस सारिम को उसके औकात दिखाना ज़रूरी है। उसे लगता है मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके वो मुझे अंदर करवा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि डेविल के लिए सब बराबर है और डेविल के कानून में रूह को भी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर गलती करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं, चाहे गलती करने वाली मेरी जान ही क्यों ना हो। अगर उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना हिजर, तो बहुत पछताएगी। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। ईसर को रूह पर तरस आ रहा था। ज़रा उस जासूस को बुलाना यहाँ, जो हमें बेवकूफ़ समझकर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है। आज उसकी गलतफहमी दूर कर देते हैं। शारम ने कहा तो ईसर हाँ में गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। चाबी रूह के हाथ लग चुकी थी। मैरी और शिफा इस वक्त बाहर बैठी धूप सेक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज दोनों उस पर नजर क्यों नहीं रखे हुए। उसने अपने दिमाग से सोचे झटकते हुए खुदा का शुक्र अदा किया और उस कमरे में आ गई। कमरे को अच्छे से अंदर से लॉक किया ताकि कोई भी ना आ सके और किसी को शक भी ना हो। फिर उससे कमरे की तलाशी लेना शुरू की। उससे एक एक फाइल चेक की जिसमें उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। टेबल पर लैपटॉप पड़ा था, शायद उसमें से कुछ मिल जाता। लैपटॉप चलाना उसे नहीं आता था और शारम अपने खिलाफ ऐसे सबूत जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं, वो इस तरह से सामने तो नहीं रखेगा। वो बिल्कुल सारम के दिमाग पर चल रही थी। सारम ने उसे जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। उससे अपना छुपाया हुआ फ़ोन निकाला और सारिम को फ़ोन किया। सारिम उसे जो फाइल चेक करने को कहता, रूह करने लगी। फिर सारिम ने उसे लैपटॉप खोलने को कहा। उसने वैसा ही किया और जो चीज़ उसे लैपटॉप पर नजर आई उसे सब कुछ बता दे। सारिम ने कई फाइल्स खुलवाई, बहुत कुछ चेक करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ भी पता ना लगवा पाया। रूह कहाँ है? उससे शिफा से फ़ोन पर पूछा। सर वो आपके ऑफिस रूम में है, शिफा ने बताया। अच्छा, लंच किया उसने? शारम ने पूछा। नहीं सर, मैं गई थी पूछने, उन्होंने कहा कि इस वक्त उनका कुछ भी खाने का मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, जब उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाए तो फिर से पूछना, और अगर तब भी मना कर दिया तो मुझे फ़ोन करना। ओके सर। बस इतना कहते हुए फ़ोन बंद हो गया। बेवकूफ़ लड़की जासूसी बाद में भी तो कर सकती है, पहले कुछ खा तो ले। पता तो चले कितनी जासूसी कर चुकी है। वो अपना लैपटॉप ऑन करते हुए मुस्कुराया और ऑफिस रूम में लगे कैमरे की मदद से उसे देखने लगा। हल्के गुलाबी रंग के सादा से सूट में दुपट्टा कमर पर बांधे अपना मिशन बाखूबी सर अंजाम दे रही थी। गुड गर्ल, मेरी क्यूट सी जासूसन। सब कुछ करना मगर सामने टेबल पर पड़े यूएसबी चेक मत करना। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो फ़ोन कान से लगाए सारिम की सारी हिदायत पर अमल कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उससे अपने हाथ और दुपट्टे के बीच में अच्छे से अपना फ़ोन छुपाने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी हद तक नाकाम रही थी। वैसे भी वहाँ कौन था जो उसकी चोरी पकड़ने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकली तो शारम ने लैपटॉप ऑफ कर दिया।
इस वक्त मासूमा उसके सामने बैठी थी और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट जाहिर कर रही थी। तब यारम ने साइड टेबल से कुछ नोटों की गठियाँ निकालकर उसके सामने रखी, फिर कुछ कागजात निकाले। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा। तुम यहाँ से जा रही हो। शारम ने ऑर्डर दिया। मगर सर, मैं तो आप लोगों के साथ काम करने आई थी। मुझे मेरे पापा की मौत का बदला लेना है। आप मुझे इस तरह से वापस नहीं भेज सकते। मासूमा ने एक नज़र शारिफ को देखा, क्योंकि वो जानती थी और कोई उसका साथ दे या ना दे, लेकिन शारिफ ज़रूर देगा। मुझे भी यही लग रहा था मासूमा कि तुम अपने बाप की मौत का बदला लेने आई हो और हमारे साथ अच्छा टीम वर्क करोगी। ईसर ने बोलना शुरू किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम हमारे साथ काम करने की जगह हमारी जासूसी कर रही हो, वो भी उस पुलिस वाले के लिए। मासूमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर एक नज़र शारिफ की तरफ देखा, जो उनसे बेनियाज अपने मोबाइल पर लगा था। तुम जानती हो हम तुमसे इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं? क्योंकि तुम सद्दीक की बेटी हो और वो हमारा बहुत अहम आदमी था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने से हमें खुशी हुई थी, लेकिन हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम उन लोगों का साथ दे रही हो जिन्होंने तुम्हारे बाप को मार दिया। हाँ मासूमा, तुम्हारे बाप का कत्ल करने वाले कोई गुंडे नहीं थे, बल्कि ये पुलिस वाले थे। पुलिस ने उससे सच्चाई पता लगवाने के लिए इतना टॉर्चर किया था कि उसे जिंदा जमीन में दफना दिया। और तुम उन पुलिस वालों का साथ दे रही हो, और हमें देखो, हम फिर भी तुमसे नरमी से पेश आ रहे हैं। हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम वो वाहिद लड़की हो जो डेविल के साथ गद्दारी करके भी जिंदा हो, और वो भी सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। ईसर ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा, लहजे में नरमी, जबकि जुबान से कड़वे अल्फाज बोल रहा था। जबकि शारिफ बेनियाजी से अपने मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। बार बार शारिफ की तरफ मत देखो मासूमा, वो सब कुछ जानता है। लैला, जो कब से उसे शारिफ की तरफ देखता नोट कर रही थी, मुस्कुराते हुए बोली। यस डार्लिंग, और मैं ये सब कुछ उस दिन से जानता हूँ जब रो के घर पे तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। जबकि हम सब जानते हैं कि सतीक आखिरी बार पाकिस्तान अपनी बीवी की मौत पर गया था। अगर मैं चाहता तो मैं वहीं बोल सकता था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम किस माँ से बात कर रही हो? कहीं तुम्हारा ऊपर से तो नहीं राब्ता? उसे आसमान की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से पूछा। मुझे अफसोस है मासूमा, तुम उन लोगों का साथ दे रही हो जो तुम्हारे बाप के कातिल हैं। मैं जानता हूँ कि तुम सारिम के लिए अपने दिल में नर्म जज्बात रखती हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि सारिम अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और तुम्हारे लिए तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान शारम पहली बार बोला था। वो उसे भगा कर लाया था अपने साथ, उसके पूरे खानदान से दुश्मनी मोल लेकर उससे शादी की थी, और वह उसके दूसरे बच्चे की माँ बनने जा रही है, और तुम्हें लगता है वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और अफसोस कि तुम बन रही हो। ये तुम्हारा टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा है, तुम यहाँ से जा सकती हो हमेशा के लिए। तुम्हें जब भी रकम की ज़रूरत हो तुम हमसे रब्ता कर सकती हो। और जहाँ तक सदीक के कातलों का सवाल है, तो तुमसे ज़्यादा हमारा मामला है। हम खुद हल कर लेंगे। अब तुम जा सकती हो। लैला, इसे यहाँ से भेजने में तुम इसकी मदद करोगी, और इसे बाहिफाजत वापस पाकिस्तान पहुँचा दो। उससे लैला को देखते हुए कहा। ओके बॉस। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे लेकर बाहर चली गई। जबकि अब शारम और हिजर दोनों शारिफ को बहुत सीरियस नजरों से देख रहे थे, जिसने अपनी गेम में मगन एक नज़र उठाकर उनको देखा। मुझे इस तरह मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उससे मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन दोनों ने उसे घूरना न छोड़ा। हाँ यार, मैं कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। शारिफ ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा, लेकिन उन दोनों ने घूरना न छोड़ा। ओके फाइन, मुझे बुरा लग रहा है। उसने ऐसा क्यों किया? वो भी उस कमीने इंस्पेक्टर के लिए। यार, वो कमीना इंस्पेक्टर मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है। वो उदासी से बोला। आज रात पार्टी करते हैं, शारिफ की ब्रेकअप पार्टी। ईसा ने मुस्कुराते हुए प्लान बनाया। हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। शारिफ मस्कीन सूरत बनाकर बोला। मासूमा अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, जबकि इस दौरान लैला हर वक्त उसके साथ थी। लैला ने उसका सारा सामान पैक करने में काफ़ी मदद की थी। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन इस छोटे से अरसे में वो दोस्त तो बन गई थी। जबकि मासूमा ये सोच रही थी कि इतने अरसे से ये सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब जानते थे कि मासूमा क्या कर रही है, और वो शारिफ जो उससे मोहब्बत के दावे करता था, कितनी आसानी से उससे कह दिया कि वो सब कुछ जानता था उसके बारे में, और उसे शक तक ना हुआ। वो तो अपने बाप की मौत का बदला लेने आई थी, और उसके बाप का कातिल था कौन? सारिम जैसा इंसान, ना कि डेविल जैसा। उसके बाप को मारने वाले पुलिस वाले थे। वो तो इतने वक्त से सोच रही थी कि वो सारे उसके बाप के कातलों का पता लगाएगा, जबकि वो जानता था
कि उसके बाप के कातिल कौन है। वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रहा था और वो कितनी आसानी से इस्तेमाल हो रही थी। काश वो सारिम का साथ देने की जगह डेविल का साथ देती। आज अपने बाप के कातिलों तक पहुंच चुकी होती, उनसे बदला ले चुकी होती। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? लैला ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं अपने बाबा की मौत का बदला लेना चाहती हूँ लैला। मैं नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरा कौन है? तुमने कभी एक खाली घर में ज़िंदगी जी है? मैं वहाँ खाली घर में रहती थी। पिछले 2 साल से हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा हर साल हमसे मिलने आते थे। मेरे लिए हज़ारों गिफ्ट्स ले लाते थे। शायद वो दुनिया के लिए अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन वो इस दुनिया के सबसे प्यारे पापा थे। मासूमा भीगी आंखों से मुस्कुराई। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम्हें पता है लैला, जब मुझे पता चला कि मेरे पापा इस तरह का काम करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं पापा से नाराज़ हो गई। मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे समझाया कि मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। वो जो करते हैं सही के लिए करते हैं। वो गलत तरीके से गलत काम को रोकते हैं। मेरे पापा गलत होकर वो काम कर रहे हैं जो सही लोगों को करने चाहिए। मेरे पापा के काम करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरे पापा गलत नहीं हैं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। ज़्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते थे। इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी मेरे पापा ने बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है। मुझसे इतने दूर रहने के बावजूद भी हर दुख और सुख में मेरे साथ थे। जब 2 साल पहले अम्मी का इंतकाल हुआ, तब वो पाकिस्तान आए थे। मैंने बहुत कोशिश की, पापा को बहुत मनाया कि मुझे अपने साथ ले चलें, लेकिन वो नहीं माने। वो चाहते थे कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं। और फिर एक दिन हिजर सर का फ़ोन आया कि पापा नहीं रहे। किसी ने मेरे पापा को बेदर्दी से मार दिया और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। मेरे पापा गलत नहीं थे, ना ही वो गलत काम करते थे। तो फिर मेरे पापा को इतने बुरे तरीके से क्यों मारा गया? सब लोग जिन्होंने मेरे पापा को मारा सख्त से सख्त अंजाम के हकदार हैं। मुझे यकीन है डेविल सर ऐसा ही करेंगे। वो उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएँगे। हाँ, ये अफ़सोस है कि मैं अपने पापा के कातलों का अंजाम अपनी आँखों से नहीं देख पाऊँगी। मासूमा रोते-रोते ज़मीन पर बैठ गई, जबकि लैला उससे गौर से देख रही थी। तुम उन लोगों का अंजाम नहीं देख पाओगी? मतलब तुम कहीं जा रही हो? लैला ने अनजान बनते हुए पूछा। क्या मतलब? मासूमा समझ ना पाई। मतलब मासूमा बीबी, ये सामान हम इसलिए पैक कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें हम फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस को शक हो चुका है, लेकिन तुम कहीं जा रही थी। क्या? लैला मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठी। मिस मासूमा सदीक, तुम डेविल की टीम का हिस्सा हो। हाँ, तुम गलत रास्ते पर निकल गई थी, थोड़ी सी बहक गई थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुम्हें इस तरह से छोड़ देंगे। हाँ, तुमने गलत किया। तुम्हें वो फ़ोन रू तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम जानती हो डेविल इस मामले में कितना टची है। तुम्हें खुद अंदाज़ा है कि वो रू से कितनी मोहब्बत करता है। तुमने शारिफ के साथ भी ठीक नहीं किया। उसके जज्बात तुम्हारे लिए बहुत खरे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी डेविल ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कल क़यामत के दिन वो सदीक से नज़रें ना मिला पाए। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा बाप दिन में 50 बार तुम्हारा नाम लेता था। मुझसे कहता था, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग यहाँ से मैं करके भेजती थी। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग किया करते थे, क्योंकि हम सब में से फैमिली सिर्फ सदीक की थी। वो हमेशा कहता था, हम उसका दूसरा ख़ानदान है। और तुम्हें लगता है हम तुम्हें इस तरह से यहाँ से भेज देंगे? क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो मासूमा? लैला ने उसे देखते हुए पूछा, जबकि वो शर्मिंदगी से नजरें नीचे ज़मीन पर गाड़े बैठी थी। नहीं मासूमा, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सदीक नहीं रहा, लेकिन तुम तो हो ना हमारे साथ। वो डेविल को यकीन है कि अब तुम इंस्पेक्टर सारिम जैसे घटिया इंसानों की बातों में कभी नहीं आओगी। जल्दी से अपना सामान लो और बाहर आओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और ये रोना धोना बंद करो। डेविल की टीम के लोग रोते नहीं हैं। लैला जो कब से प्यार से उसे समझा रही थी, आखिर में सख्ती से बोलती उठ खड़ी हुई। अब तुम कभी भी उसे देखना नहीं चाहोगे ना? ईसन ने मशरूब का ग्लास भरकर उसके सामने रखा। मेरे यार, हमें कोई और बात करनी चाहिए। शारिफ दुखी अंदाज से बोला। कोई और बात नहीं, हम यही बात करेंगे। तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि तुम कभी ज़िंदगी में उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखोगे। उससे तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा ये नाजुक दिल दिन में 100 बार टूटता है। ओए, इस बार सीरियस वाला टूटा है। शारिफ दुखी आशिक की तरह बोला। इतनी सख्ती से मेरा दिल पहले कभी किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से।
शारिफ ने मशरूब पीते हुए कहा। भाई, आप भी पी लें, आप भी तो दुखी हैं आजकल। शारिफ को अचानक याद आ गया कि डेविल उसका भाई है। नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई और ना ही मैं उसे जाने दूंगा। और वैसे भी मेरी बीवी को इसकी स्मेल पसंद नहीं। शारिफ ने शराब का ग्लास उससे दूर करते हुए कहा। आज के बाद किसी लड़की पर यकीन नहीं करूंगा। सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शारिफ हाथ हिला हिलाकर दुखी अंदाज से बोल रहा था, जबकि उसके इस अंदाज पर हिजर हंस हंस कर पागल हो रहा था। एक बात तो क्लियर है, अगर अब वो तेरे सामने भी आ जाए तो तू उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, है ना? हिजर ने फिर से कहा। मेरे बाप, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। यही सुनना चाहता था ना? तो वो मेरे सामने आएगी तो मैं उससे नजरें फेर लूंगा। यही सुनना चाहता था। अब पड़ गई ठंड दिल में। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जबकि हाथ दोनों हिजर की गिरबान पर थे। हाँ, पड़ गई ठंड। अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तेरी मासूमा। वो यहीं रहेगी, हमारे साथ हमारी टीम के लिए काम करेगी। शारिफ वो सदीक की बेटी है और सदीक हमारे लिए क्या था ये तू भी जानता है। हम सदीक की बेटी को दर बदर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो शारिफ का गाल थपथपाकर मुस्कुराकर बोला। मतलब मासूमा नहीं जाएगी? उसने दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा। हाँ, वो तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो अब कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगे। उसे देखते ही मुंह फेर लोगे। हिजर ने फिर से शरारती अंदाज में कहा, जिस पर शारिफ ने बेबसी से एक नजर शारिम की तरफ देखा, जो उसके इस तरह से देखने पर केका लगाकर हंसा था। यार, मैं नशे में हूँ। नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर देता है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। शारिफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोला।